नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी क्लासेस में। दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं समाज से संबंधित, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको देखना चाहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा कौन सा समास समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अ अव्ययी भाव समास, ब कर्मधारी समास, स बहुव्रीहि समास, द द्वंद्व समास। तो किस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, समानाधिकरण का मतलब होता है समान आधार हो जिसके उसे हम समानाधिकरण कहते हैं। समान आधार का मतलब होता है दोनों तरफ की जो विभक्तियां हैं वो समान हो। तो देखिएगा, अव्ययी भाव समास में आपके समानाधिकरण तत्पुरुष नहीं है। आपको याद होगा, हमने समानाधिकरण तत्पुरुष कहने का मतलब है दिगु और कर्मधारय जो है वो दो आपके तत्पुरुष के उपभेद हैं, जिसमें से समान आधार वाला जो है वो आपके कर्मधारय समास होता है दोस्तों। तो समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से किस समास को जाना जाता है, कर्मधारय समास को कहा समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो दोस्तों विशेषण जहां पर भी आ जाए, हमने आपको बताया है विशेषण जहां पर भी आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है, बताएं। अ तत्पुरुष समास, व कर्मधारय समास, स द्विगु समास, द द्वंद्व समास। तो सोच के बताइएगा दोस्तों कौन सा समास इसमें होगा जहां पर विशेषण और विशेष्य देखने को मिलेगा। जी, तो विशेषण विशेष्य जहां आ जाए, उपमा उपमेय जहां आ जाए दोस्तों, वहां पर आपके होता है कर्मधारय समास। जहां पर भी आप विशेषण और विशेष्य देखेंगे, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई कि वहां पर कैसा है, कमल नीला है, तो वहां पर विशेषण विशेष्य हुआ। उपमेय उपमान, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो यहाँ पर दोस्तों उपमान और उपमेय किया गया है, तो वहां पर आपके कर्मधारय समास होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। अ महात्मा, ब काला शाम, स गजानन, द नीलकंठ। दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें सही होना चाहिए, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा जो कर्मधारय समास का नहीं है। तो कर्मधारय समास क्या बताता है, ऊपर हमने देखा अभी दोस्तों, कर्मधारय में क्या आती है, विशेषण आती है, विशेषता आती है, उपमान उपमेय होता है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कर्मधारय समास कौन सा नहीं है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला शाम, गजानन, नीलकमल। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। देखिए विग्रह करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ महान विशेषता है, आत्मा आपकी विशेष्य है। काला शाप, काला आपकी विशेषण पद हुआ, सांप आपकी विशेष्य पद हुआ। किसकी विशेषता बता रहे हो, सांप की। गजानन, गजानन किसको कहते हैं दोस्तों, गणेश को कहते हैं। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, तो यह कर्मधारय नहीं है। गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका, उसे हम गजानन कहते हैं। यहाँ पर है जो नहीं आ रहा है, किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपके कर्मधारय समास नहीं है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब यहाँ भी कर्मधारय समास है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, गजानन, जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। प्रश्न नंबर 4, सिर दर्द का समास विग्रह है। ये तो फटाफट कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो देखिए विग्रह कौन कौन सा है। अ सिर में दर्द, सिर के दर्द, सिर का दर्द, सिर से दर्द। ज्यादातर बच्चे लगाते हैं सिर का दर्द। दोस्तों सिर का दर्द नहीं होता है, सिर में होता है दर्द। दर्द कहाँ होता है, सिर में दर्द।
तो यहाँ पर आपका सरदर्द का समास विग्रह होता है सिर में दर्द। दर्द का आधार है सर, तो सिर में दर्द। मृग छोना शब्द में, प्रश्न नंबर 5, मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो आप देखिए ऑप्शन अ करण तत्पुरुष, ब कर्म तत्पुरुष, स संप्रदान तत्पुरुष, द संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों कौन सा होगा मृग छोना का, कौन सा समास लगेगा मृग छोना में? तो दोस्तों पहली बात आप समझ लीजिए मृग छोना का मतलब क्या है। मृग का छोना क्या होगा? मृग का छोना। मृग छोना का मतलब क्या हुआ? मृग का छोना। अब छोना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बच्चा। छोना का अर्थ क्या होता है? बच्चा। तो मृग का बच्चा, तो मृग का छोना। तब यहाँ देखिए कारक चिन्ह दिख रहा है, का कारक चिन्ह है यहाँ पर। तो करण में तो से और के द्वारा आता है, कर्म में को आता है, संप्रदान में के लिए आता है, संबंध में का के की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ मृग का बच्चे के साथ संबंध दिखाया जा रहा है और आपके कौन सा कारक दिख रहा है? का। तो यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न नंबर 6, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों रामचरित में कौन सा समास होगा बताइएगा? अ तत्पुरुष समास, ब कर्मधारय समास, स द्विगु समास, द द्वंद्व समास। तो कौन सा समास होगा रामचरित में? विग्रह क्या होगा? राम का चरित। तो इसमें राम का चरित, अभी अभी हमने आपको बताया का आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी यही का होगा आपके ऑप्शन में, है ना? तो राम का चरित, तो ये का आपके आ जाएगा। तो यहाँ का दिखते ही हम क्या लगाएंगे दोस्तों? अब यहाँ पर तो आपके संबंध तत्पुरुष था इसलिए संबंध तत्पुरुष। अगर संबंध तत्पुरुष होता ऑप्शन में तो हम संबंध तत्पुरुष को देते, लेकिन यहाँ संबंध तत्पुरुष नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब हम लगाएंगे तत्पुरुष का। तो रामचरित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होता है। क्यों होता है? तो तत्पुरुष समास में हमें क्या दिखते हैं? कारक चिन्ह दिखते हैं। कहां से कहां तक? कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखें, हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है हस्त और लिखित, हस्त पर लिखित, हस्त द्वारा लिखित, हस्त से लिखित। तो कौन सा होगा इसका समास विग्रह? सोचिए जरा। बहुत से बच्चे बताते हैं हस्त से लिखित। दोस्तों हस्त से लिखित नहीं होता है, हस्त के द्वारा लिखित, अर्थात हाथ से नहीं लिखते हैं, हाथ के द्वारा लिखा जा रहा है। तो हस्त द्वारा लिखित ये आपका विग्रह सही होगा। जब भी सजीव चीजें लेते हैं तो वहां सजीव चीजों का जब आप दिखाते हैं तो वहां द्वारा का प्रयोग होता है, से का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ होता है दोस्तों। जैसे हस्त से लिखित नहीं होगा, हस्त द्वारा लिखित। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। चलिए तो आपका हस्तलिखित में कौन सा होगा? हस्त द्वारा लिखित। प्रश्न नंबर 8, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत में कौन सा समास है? बहुब्री समास, ब कर्मधारय समास, स तत्पुरुष समास, द अवयवी भाव समास। तो शरणागत में कौन सा समास होगा? फटाफट बताइए, विग्रह करिएगा। शरणागत का विग्रह क्या होगा? शरण को आगत। क्या होगा? हम लोग क्या है, हम लोग विग्रह करते नहीं है दोस्तों, हम लोग रटन विद्या पे चलते हैं, इस कारण से हमारा गलत हो जाता है। शरण को आगत, आगत मतलब आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, शरण को आगत। तो यहाँ को चिन्ह दिख रहा है, अभी बताया आपको को किसका होता है? कर्म का होता है, कर्म तत्पुरुष तो होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी कर्म तत्पुरुष नहीं है। इसका मतलब ये कौन से में जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। तो शरणागत में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। रामचरित में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए मृगछौना में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। रामचरित में भी आपके तत्पुरुष समास है, हस्तलिखित में भी तत्पुरुष समास है और शरणागत में भी आपके तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देख लीजिए एक बार,
इसमें भी कुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह है। क्या होगा देखेंगे ऑप्शन। गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु कृपा के लिए दक्षिणा। तो कौन सा होना चाहिए दोस्तों, फटाफट बताएं। तो गुरु की दक्षिणा तो हम दे नहीं रहे, हम किसको दे रहे हैं, गुरु के लिए दे रहे हैं। तो दान अर्थ में दी जाती है चीज, तो गुरु के लिए दिया जा रहा है, तो देने के अर्थ में के लिए का प्रयोग होता है दोस्तों। तो गुरु के लिए आएगा, यहाँ पर आपका समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ पर भी आपके कौन सा समास लगता है दोस्तों, तत्पुरुष समास ही लगेगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा यहाँ पर। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है। अ कर्म तत्पुरुष, ब करण तत्पुरुष, स संप्रदान तत्पुरुष, द अपादान तत्पुरुष। तो दोस्तों कौन सा समास होगा इसमें, हिमाच्छादित। हिमाच्छादित का मतलब है हिम से आच्छादित। हिम से विग्रह करके देख लीजिएगा आप, जब भी आपको समझ में नहीं आए कि कौन सा समास है तो एक बार आप लोग विग्रह करके जरूर देखें। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ, तो हिम से ढका हुआ या हिम से आच्छादित। तो इसमें समास कौन सा होगा, से का प्रयोग हो रहा है, तो कर्म तत्पुरुष तो हो नहीं सकता, कर्म में को का चिन्ह दिखता है। करण से, करण से, तो यहाँ पर माध्यम है दोस्तों। यहाँ आप बोलेंगे अपादान भी तो हो सकता है मैम, लेकिन अपादान क्या होता है, अलग होने के अर्थ में होता है, इसलिए अपादान तत्पुरुष नहीं होगा दोस्तों। तो हिमाच्छादित में कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्यालय शब्द का सही समास विग्रह है। अ विद्या में आलय, विद्या को आलय, विद्या से आलय, विद्या के लिए आलय। तो दोस्तों ज्यादातर बच्चे बोलते हैं मैम विद्या का आलय भी तो हो सकता है, विद्या को आलय भी तो हो सकता है, लेकिन आलय जहां भी आ जाए, शाला जहां भी आ जाए, है ना, शाल जहां पर भी आ जाए दोस्तों, वहां पर आपके के लिए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपके जैसे पाठ के लिए शाला, है ना, विद्या के लिए आलय, तो के लिए का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो विद्यालय में कौन सा होगा, विद्या के लिए आलय। कौन सा समास लगेगा इसमें, संप्रदान तत्पुरुष समास लगता है दोस्तों। कौन सा लगता है, संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि के लिए का चिन्ह किसके लिए आता है, संप्रदान के लिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। अ संप्रदान तत्पुरुष, ब करण तत्पुरुष, स कर्म तत्पुरुष, द अपादान तत्पुरुष। बताइए जेब कतरा में कौन सा समास होगा, विग्रह कर लीजिए, पता चल जाएगा। जेब को कतरने वाला, क्या कहा हमने, जेब को, जेब और कतरना दो शब्द है यहाँ पे, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ इंडिकेट किसी एक को नहीं कर रहा दोस्तों, है ना, जैसे देवी देवताओं को इंडिकेट नहीं कर रहा जेब को कतरने वाला। जैसे हम लोग बात करें विषधर, विष को धारण करने वाला, तो वहां पर हम शिव को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर आपके हो जाता है बहुब्री। लेकिन यहाँ जेब को कतरने वाला, तो यहाँ पे दोस्तों आपको को का चिन्ह दिख रहा है, किसका चिन्ह दिखेगा, को। तो अब को का चिन्ह कहाँ आता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान। तो आपको बताया था हमने, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष लगेगा, को का चिन्ह कर्म में दिखेगा। प्रश्न नंबर 13 देखें, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। दोस्तों रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है, कौन सा होगा। अ रात और रात, रात में रात, रात ही रात में, रात से रात तक। तो कौन सा समास विग्रह सही होगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह,
तो दोस्तों यहाँ पर रातों रात, यहाँ पर पहली बात तो अव्ययी भाव समास है। दूसरी बात, रातों रात में, रात ही रात में, रात ही रात में, ये समास विग्रह आपका इसका सही होगा। यहाँ पर दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिनों दिन में क्या होगा, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रातों रात का समास विग्रह होगा रात ही रात में। एक शब्द की रिपीटेशन हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो इस कारण से यहाँ पर आपके अव्ययी भाव समास भी होगा। तो समास आपका अव्ययी भाव समास है। समास विग्रह अगर देखें तो रात ही रात में होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। तो द्वंद्व समास किसमें नहीं है वह देखना है। तो देखिए, भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर, भला बुरा, तो कौन से शब्द में आपके द्वंद्व समास नहीं है। तो अगर समास विग्रह करें तो दोस्तों द्वंद्व समास की पहचान याद रखिएगा, और, या, आदि, इत्यादि, अथवा, ये दिखते हैं वहां पर द्वंद्व समास होते हैं, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। चलिए, तो द्वंद्व समास किसमें है पहले वो चेक कर लेते हैं। भूल चूक, भूल और चूक, भूल और चूक, माता और पिता, कपीश्वर, कपि है जो कपियों के ईश्वर, तो यहाँ कपि और ईश्वर, यहाँ कपियों के ईश्वर अर्थात हनुमान है, तो यहाँ द्वंद्व समास नहीं है। भला और बुरा, भला या बुरा, तो यहाँ पर दोस्तों भूल चूक, माता पिता और भला बुरा में द्वंद्व समास है। कपीश्वर में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ हनुमान को इंडिकेट किया जा रहा है, हनुमान के लिए लिया जाता है, कपीश्वर हनुमान का पर्यायवाची है। चलिए, तो दोस्तों द्वंद्व समास में भी देखिए भेद होते हैं, जैसे भूल चूक है, ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। माता पिता, इसमें और का लोप है, इसका मतलब यहाँ पर आपके इतरेत्तर द्वंद्व है। भला बुरा, यहाँ पर विलोम शब्द है, इसका मतलब यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या दिखेगा, कारक चिन्ह। तो चेक करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। अंशुमाली, गंगा जल, कार्यकुशल, कवि पुंगव, किस में होगा आपके तत्पुरुष समास का भेद नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। फटाफट बताइएगा कौन सा द्वंद्व समास का भेद नहीं है। अंशुमाली, गंगाजल, कार्यकुशल, कवि पुंगव। दोस्तों देखिएगा, अंशुमाली, अंशु का मतलब होता है किरणें, माली यानी माला, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य, तो यहाँ पर आपकी बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए अंशुमाली में आपके बहुब्रीहि समास है, तो अंशुमाली में ही तत्पुरुष समास नहीं है। गंगा जल, विग्रह कर लीजिए, गंगा का जल, गंगा का जल। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष है। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गंगा का जल, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष है। कार्य में कुशल, अधिकरण तत्पुरुष है। कवियों में पुंगव श्रेष्ठ, तो यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो गंगाजल, कार्यकुशल और कवि पुंगव में तत्पुरुष समास है। अंशुमाली में बहुब्रीहि समास है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। मरीचि माली शब्द में समास है। अब आपको अर्थ पता हो, शब्द पता हो, परिचित हो, तो हम लोग शब्दों को फटाफट लगा देते हैं कि इसमें यह समास होगा। चलिए देख लेते हैं मरीचि माली में कौन सा समास होगा। ऑप्शन देखेंगे, अ कर्मधारी समास, ब तत्पुरुष समास, स बहुब्रीहि समास, द द्वंद्व समास। कौन सा समास होना चाहिए मरीचि माली में। अर्थ समझ लीजिए, मरीचि का अर्थ होता है किरणें, प्रकाश, माली यानी होता है माला, मरीचि है माला जिसकी, अर्थात किरणें हैं माला जिसकी। तो जैसे अंशुमाली और मरीचि माली दोनों ही सूर्य के लिए प्रयोग में आते हैं। अंशुमाली, मरीचि माली किसके पर्यायवाची है, सूर्य के है, इसका मतलब मरीचि माली किसके लिए इंडिकेट करता है, सूर्य को, और जहां इंडिकेट कर दिया किसी देवी देवता को वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 17, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेल और गाड़ी, ब पटवार पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। दोस्तों यहाँ रेल का मतलब क्या होता है? रेल का मतलब होता है पटरी। रेल का मतलब क्या होता है? पटरी। तो अब पटरी और रेल और गाड़ी थोड़ी होगा, नहीं होगा। पटवार पर चलने वाली गाड़ी ये भी नहीं होगा। रेल से चलने वाली गाड़ी नहीं होगा, रेल से थोड़ी चलती है, रेल पर चलती है, अर्थात पटरी पर चलती है गाड़ी। तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी, यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा रेलगाड़ी में। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? दोस्तों प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद बताए हैं आपको? तो दोस्तों प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानता के आधार पर आपको बताना है कि प्रथम पद प्रधान समास कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, अ अवयवी भाव समास, ब कर्मधारी समास, स तत्पुरुष समास, द बहुब्रीहि समास। तो प्रथम पद समास कौन सा होगा? प्रथम पद प्रधान समास दोस्तों अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है, प्रथम पद अव्यय हो सकता है, प्रथम पद की अगर आवर्ती होती है तो वहां अवयवी भाव समास होता है। तो अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष का उपभेद है, तो तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान है। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो अवयवी भाव किसमें नहीं है वह देखना है। अ दिनों दिन, ब मन माना, स हर रोज, द यथाशक्ति। तो किसमें अवयवी भाव समास नहीं है? विग्रह करेंगे तो दिन ही दिन में एक शब्द की रिपीटेशन हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी आवर्ती होने के कारण अवयवी भाव समास है बिल्कुल। मन माना, मन से माना, मन से माना, तो यह करण तत्पुरुष होगा। तो अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? मन माना अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। हर रोज, तो हर यहाँ पर क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपके कौन सा समास चला जाएगा? अवयवी भाव समास चला जाएगा। इसी के साथ यथाशक्ति, तो यहाँ यथा अव्यय है, तो यहाँ शक्ति के साथ लगते ही आपके ये भी कैसा हो गया? अवयवी भाव समास हो गया। यहाँ पर हर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर एक ही शब्द की रिपीटेशन है दिनों दिन में, तो यहाँ पर आपके अवयवी भाव समास है। किसमें नहीं है? तो दोस्तों मन माना में अवयवी भाव समास नहीं है, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में आजकल। संधि और समास दोनों है, जिसमें बताइएगा। यथाशक्ति, पंचानन, नीलकंठ और द चंद्रमौली। तो फटाफट बताइए किसमें संधि भी है और समास भी है? देखिए दोस्तों, यथाशक्ति के अगर हम विग्रह करेंगे तो संधि करने के लिए जाएंगे तो यथा और शक्ति दो मूल शब्द आपको अलग ही दिख रहे हैं। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, तो यहाँ पंच और आनंद, यहाँ संधि और समास दोनों हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है संधि समास किसमें है? तो पंचानन में संधि भी है और समास भी है दोस्तों। अब बात करें नीलकंठ, तो नील और कंठ दो शब्द हैं यहाँ पर। बात करें चंद्रमौली, तो चंद्र और मौली दो शब्द हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक एक का समास देख लीजिएगा दोस्तों। यथाशक्ति में आपके अवयवी भाव समास होता है, पंचानन में आपकी बहुब्रीहि समास होता है, पंच है आनंद जिसके, शिव की तरफ इंडिकेट करता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यह भी शिव के लिए लिया गया है। चंद्रमौली, चंद्रमा है ललाट पे जिसके, मौली पर जिसके, तो वहां पर भी आपके कौन सा है?
शिव हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो पंचानन है, नीलकंठ है, चंद्रमौली है, तीनों शिव के पर्यायवाची है, अर्थात तीनों शिव को इंडिकेट करते हैं दोस्तों। इसलिए तीनों में बहुब्री समास होगा, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होगा। संधि और समास किसमें है? तो केवल मात्र आपके पंचानन जो है उसके अंदर आपके संधि और समास दोनों हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सब व्याख्या हमने आपको बताई है सारे क्वेश्चनों की कि किस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो आपके डाउट्स होते हैं कि मैम इसमें कौन सा होगा और इसमें कौन सा होगा, तो आशा करती हूँ वह सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इनको समझें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।